कैसा रहा साथ मेरी गैर मौजूदगी में? मुस्कान झोले के करीब आती होरूलैंड की गोद में बैठे पपी को देखकर मुस्कुराती पूछने लगी। बहुत खूबसूरत। होर ने मुस्कुराते कहा और आंखें मूंदे आराम से बड़े पपी के बालों पर हाथ फेरने लगी। भाई वाह, ये तो तुमसे बहुत अटैच हो गया है 2 दिन में ही। दोनों को देखकर वो पास आकर बैठी। बस ये था ही इतना प्यारा। और तुमने कहा इससे फुल प्यार दो, तो मैंने दिया। अब ये एक पल भी मुझसे दूर नहीं जा रहा। वो खुशी से अपना कारनामा बताने लगी और मुस्कान फतामंदी से मुस्कुरा दी। ओह, तो फिर तुम्हें इजाज़त है कि तुम इसे अपने साथ अपने रूम में रात को भी ले जा सकती हो। उससे जैसे अपना हुक्म सुनाया। सच्ची? खोट चीख पड़ी। कितना अच्छा लगेगा जब वो उसे अपने साथ रूम में सुलाएगी। साहिर भी कितना खुश होगा उसके नए दोस्त को देखकर। वो ख्याल ही ख्यालों में सोचती मुसलसल मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ की हरकत को रुकते देखकर पपी अपने सर को हिलाने लगा कि मेरे बाल सहलाती जाओ। हम्म। मुस्कान देखते अंदर की जाने पड़ गई। रात को मुझे तंग मत करना, अच्छे बच्चे की तरह सो जाना। हाँ मेरा बेबी। उसे किसी छोटे बच्चे की तरह गले से लगाते वो उससे कहने लगी तो पपी भाव भाव करने लगा। शाबाश मेरा सोना बेटा। वो ने कहते पाँव नीचे रखे। मिसनी, ओ मिसनी, मर गई हो? संभाल संभल कर कदम आगे बढ़ाती वो चिल्लाई। क्या हुआ, चीख क्यों रही हो? भागती मुस्कान बाहर आई और उसे सीधे रास्ते पर चलते अंदर आते देखकर वो सामने ही खड़ी होकर बोली। वो मुझे इसके कपड़े चाहिए। मुझे लगता है ये नंगा है और इससे शर्म आ रही है। जल्दी से इसे कपड़े मंगवाओ या साई को कॉल करो और उससे कहो आते हुए बेबी के कपड़े साथ लेते आए। वो कहती हुई पास से गुजर गई, अंदर लाउंज में आई। साई ने उसकी आसानी के लिए जहाँ जहाँ वो जाती थी वहाँ रास्ता साफ कर दिया था कि उसे चलने में कोई रुकावट ना हो। हैरत से मुस्कान ने मुड़कर उसकी पुश को देखा। क्या अंधे होने के साथ ही लड़की पागल थी। आर यू मैड? क्या कह रही हो, जानती हो? कमर पर हाथ रखे नीचे मामल की कालीन पर बैठी उससे बोली। देखो लड़की, इंग्लिश में गाली मत दो। जो कहना है उर्दू में कहो, वरना साहिर को बताऊंगी कि तुम मुझे इंग्लिश में गालियां देती हो। उंगली से उसे वार्न करती धमकी देने लगी। हैं? मैंने कब गाली दी? साहिर की धमकी पर उसे दांत पीसे, मतलब मेरी ही बिल्ली मुझे मैं हूँ। अभी तुमने क्या कहा? फिर हाँ, और तुम्हें जो काम दिया है वो करो, निकलो अब। वो कुछ गर्दन अकड़ा कर बोली और मुस्कान को सच में वो साहिर की बीवी लगी। जाहिर है सोबत का असर तो होना था। इससे शर्म नहीं आएगी, ये तुम्हारी तरह बेशर्म है। लापरवाही से कहती वो सोफे पर बैठी और एलईडी ऑन की। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बेशर्म हूँ मिस सिंह? वो चीही की पपी भी पल खाकर उससे देखने लगा। इतना साफ कहा है फिर भी मतलब बताऊं? ओह, इसका मतलब तो कोड़ मगस हो। उससे अफसोस करती कहा और सामने चलती मूवी पर नजर दिखा दी। कमीनी मिस सी कहेंगी। उसके जवाब पर वो बड़बड़ाती रहेगी। अले मेला बेबी, पापा आएंगे तो कपड़े मंगवाऊंगी। पपी को पकड़कर वापस गोद में बिठाती वो उससे कहती इरादा बांध गई थी कि पहले तो इस मेसी की शिकायत लगाएगी, फिर अपने बेबी के कपड़े मंगवाएगी। आवाज़ आहिस्ता करो टीवी का, गुस्से से वो बोली। मुस्कान ने उसे देखा। एक क्या साइको कम था जी, इस साइको औरत भी आ गई। उसे बड़बड़ाते हुए उसके हुक्म पर अमल किया। हर सो अंधेरा फैला हुआ था आसमान पर। वो छत पर खड़ी छोटी सी दीवार पर कोने टिकाए हाथ में स्टोरी बुक पकड़े कभी स्याह आसमान पर चमकते चांद को देखती तो कभी एक दो सतर पढ़कर लबू से कप लगाती। पास ही कॉफ़ी का मग रखा था और पीछे चेयर रखी थी बैठने के लिए। पर खड़े होकर आसमान और उस पर हर चमकता चांद और सितारा को देखने का अलग ही सहर था। आसपास के घर रोशन थे और दूर से रास्ते साफ नजर आ रहे थे जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थीं। नीचे अलवी हाउस का खूबसूरत लॉन भी साफ नजर आ रहा था। मुस्कुराती फिर से बुक में चंद लाइनें पढ़ने लगी। दाद ने उसे रात को अपने रूम से बाहर आने से मना किया था, पर वो क्यों मानती उसकी बात? अपने ही घर में कैदी बनकर रहे, ये भी कोई जिंदगी थी? दिन को आसिया बेगम की रोक टोक, रात को दाद की। इससे बेहतर तो अपने घर में थी। कम से कम जहाँ जाना चाहती थी चली तो जाती थी। उसे नाक चढ़ाकर लबू से कप लगाया कि नसें गेट से अंदर दाखिल होते कमाल साहब की गाड़ी के पीछे दाद की गाड़ी पर पड़ी। वो घबराकर एकदम झुकी और तब तक झुकी रही जब तक उसे अंदाजा न हो गया कि वो दोनों अब अंदर जा चुके होंगे। और फिर वो कुछ देर बाद उठी, गहरा सांस लेकर वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गई और फिर चुस्कियाँ लेकर बुक रीड करने लगी कि दाद से उसे याद आया कि कल उससे उस गुंडे के नाम पर नासिया को दाद का नंबर दे दिया था और सुबह उसकी मुसलसल कॉल आती देखकर वो बामुश्किल खुद को कहका लगाने से रोक पाई थी उसकी परेशान सूरत पर। और जब कमाल साहब ने उसे नागवार नजरों से घूरते तो उसे और भी मज़ा आता।
काफ़ी देर गुजरने के बाद उसे लगा अब उसे जाना चाहिए और नींद भी आंखों में भर आई थी। अब उसे यकीन हो गया था कि जब सारे घर की बत्तियां गुल देखी कि सब सोने चले गए हैं, मतलब कोई नहीं होगा बाहर, वो आराम से अपने रूम में जा सकती थी। एक सर्द हवा का झोंका उसके बदन से टकराया। वो मुस्कुराती अंगड़ाई लेने लगी। मुस्कुराता दाद आकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसकी कमर पर लटकी काले बालों की चोटी को देखते बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मैंने तुम्हारी दोस्त से वादा किया था कि घर आते उसे अपनी बीवी से बात करवाऊंगा। एक हाथ उसके मुंह पर रखते दूसरा उसके गिर्द हंसा डाले उससे झुककर उसके कान में सरगोशी की। नूरुलैन तो सकते में आ गई। अपने मुंह पर रखे उसके मर्दाना मजबूत हाथ को फटी आंखों से देखती वो पड़पड़ा कर रह गई। "हम्म।" अपनी कोनियां उसके पेट में मारती वो चेहरा चटकने लगी, मुंह से अजीबोगरीब आवाज से निकालती। क्या हुआ, डर गई? झटके से उसका रुख अपनी तरफ करते वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगा, जो गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। ये क्या बेहूदगी है दांत? नूरुलैन को सचमुच उसकी हरकत पर गुस्सा आया। और वो कौन सी बेहूदगी थी जब तुम अपनी उस दोस्त को मेरा नंबर देकर आई थी? उसके झटकने पर दांत ने उसे बांसों से झगड़ा। कौन सी दोस्त? कैसी दोस्त? मैंने किसी को नंबर नहीं दिया तुम्हारा। जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें। वो उसे गुस्से में देखकर घबराई कहने लगी। वेट। दांत ने एक नज़र उसके बुखलाए चेहरे को देखते जेब से मोबाइल निकाला और उसमें नासिया का नंबर ढूंढने लगा। उसे दूर होते मोबाइल में देखते ही नूर मौका देखकर वहां से भागी। भागती कहाँ हो मेरी बोनी? मोबाइल कान से लगाते ही दांत ने मुड़कर उसकी कलाई पकड़ी और झटके से करीब करते उसकी पुश अपने सीने से लगाई और एक हाथ उसकी कमर को जकड़ते उसे कैद कर लिया। दांत छोड़ो कमीने, वरना मैं चीखने लग जाऊंगी। बुराई आवाज में कहती उसके हाथ को हटाने लगी पर नाकाम। अलबत्ता सख्त होती पकड़ पर वो करार जरूर उठी। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। आपने कहा था ना कि आपको नूरुलैन से बात करनी है, तो लीजिए बात करें। दांत ने मुस्कुराकर कहते मोबाइल नूर के कान से लगाया। पकड़ो मेरी बोनी जानम। उसे जबरदस्ती नूर के हाथ में मोबाइल थमाया और नूर को अंदाजा नहीं था ये सब होगा और उर्जुनी जैसी हो गई इस सूरत हाल से। कैसे करे बात? वो क्या कहेगी कि मैंने झूठ बोला जाते हुए? लोग जाते हुए अच्छी यादें छोड़कर जाते हैं और मैंने क्या किया? अस्सलाम वालेकुम नासिया। शर्मिंदा सी दोनों हाथों में मोबाइल थामे उसे कान से लगाया और अकलाते हुए हिम्मत की। दाद ने दूसरा बाजू भी उसके गिर डालकर उसके शाने पर अपनी थोड़ी टिकाई। तुम्हें शर्म नहीं आई नूरुलैन, मुझे अपने शोहर का नंबर देते हुए? तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है, फिर भी ऐसी घटिया हरकत की, और वो भी अपनी कुलीग से। हैरत है, मुझे इतनी सीधी लगी थी तुम। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आई कांट बिलीव इट नूर, आई हेट यू। रोती नूर को साकित छोड़कर वो कॉल काट दी। दास सारी बात सुन रहा था। उसके रोते कॉल काटने पर मुस्कुराते मोबाइल वापस जेब में रखा। मेरी बेटी? तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बेटी भी है। बड़बड़ाते उसके कानों में नाज़िया के अल्फाज गूंजे। हमारी बेटी? दाद ने कहका लगाते कहा तो नूरुलैन शौक में उसकी जाने मुड़ी। तुमने ये बकवास की है दाद? वो चीखी तो दाद ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। श्श! लबों पर उंगली रखते उसकी आंखों में देखा तो नूर का बेसाख्ता दिल धड़क उठा। मैं तुमसे सुबह हिसाब लूंगी कमीने, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। घबरा कर वो दूर हुई और कहती वहां से भागने लगी। एक बार फिर पलक झपकते ही वो उसके मजबूत हसार में थी। यही होगा सारा हिसाब मेरी बोनी। नाजिया बाजी की सजा तो सुन ली, अब मेरी भी देख लो। वो कहने के साथ बगैर उसे समझने का मौका दिए उसका मुंह ऊपर करके उसके सुर्ख लबों को अपने फोकस में लेकर उन पर झुकाया और उसके दोनों हाथों को उसकी कमर पर पीछे बांध दिया। नूर फड़फड़ा करेगी पर वो झुका रहा, यहाँ तक कि उसका दम घुटने से सांस फूल गई। कौन है ऊपर? आसिया बेगम की आवाज़ पर झटके से दांत ने उससे अलग किया और नूर खांसी लंबे लंबे सांस भरने लगी। ये चूड़ियां पहनने का तो ये मतलब है कि मैं रुखसती का शोर मचाऊं, है ना? उसकी कलाइयों में पहनी चूड़ियों पर उंगलियां फेरते हुए बोला। नूर तुम हो? सीढ़ियां चढ़ती खांसी की आवाज़ पर आसिया बेगम ने हैरत से पूछा तो दांत ने उसके चेहरे को देखा जो सुर्ख हो गया था। अब अगर अपने दाद का नंबर किसी को दोगी तो इससे भी बुरी सजा मिलेगी, क्योंकि दाद सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ मेरी बोनी का। वो उसके कान में झुका कह रहा था बगैर आसिया बेगम की परवाह किए और नूर अपने आंसू भरी आंखें झपकती खड़ी थी खामोशी से। इस सिस्टम में इतना तो चलता है, बाकी की सजा रुखसती के बाद। और हाँ, हमारी बेटी के बारे में सोचना ज़रूर। उसके भीगे लबों पर अंगूठा फेरते वो सरगोशी में बोला और वहां से चला गया। आसिया बेगम ने हैरत से पास से गुजरते दांत को देखा जो मुस्कुराते ही एक नजर आसिया बेगम पर डालकर वहां से चला गया।
तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? वो नूरुलैन को देखते नागवारी से पूछने लगी और नूरुलैन सांस रोक गई। वो ताई, म- मतलब कि दाद की दोस्त की कॉल आ रही थी, तो दाद उससे बात करने के लिए यहाँ आ गया और मैं यहाँ बैठी कहानी पढ़ रही थी। वो अपनी नर्सरी नीचे करती बोली और अपनी बुक उठाकर वहाँ से नीचे चली गई। आसिया बेगम ने हैरत से उसकी पुश को देखा। जैसी माँ वैसी बेटियाँ। वो सहरखन लहजे में गोया हुई और उसके पीछे आ गई। उसे अपने रूम में बंद होते देखकर खुद भी गहरा सांस ली थी। एक नजर दाद के रूम के बंद दरवाजे पर डालकर अपने रूम में आ गई। मैं कह रही थी अब रुखसती का सोचना चाहिए। अपने हाथों पर लोशन लगाती नाइटी में मलबूस आसिया बेगम कमाल साहब के पास बैठी बोली। मैं भी सोच रहा था, इंशाल्लाह कल कोई तारीख रखते हैं। कमाल साहब ने फाइल से नजर हटाकर उनके चेहरे को देखते बोले तो आसिया बेगम सर हिलाकर तकिया दुरुस्त करती लेट गई। मैं शॉपिंग शुरू कर दूं दुल्हन की, कुछ सोचते हुए बोली। एहतियात से पैसे खर्च करना और फजूल हर चीज़ से परहेज करना, क्योंकि मैं पहले ही लेट हूँ। इस वक्त पैसों में 3 करोड़ बरहान को दे चुका हूँ। अब बस वो उस लड़की को ले आए, फिर उस रेस्टोरेंट से पैसे ही पैसे होंगे। फिर चाहे जितनी भी फजूल हर्जी करना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। बहुत दूर की सोचते कमाल साहब मुस्कुराते अपनी बेगम को देखते बोले। कमाल, मेरे बेटे को तकलीफ ना पहुंचे उस बीस के हाथों। माँ की ममता जागी तो तड़प कर बोली। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आगे वो भी एसपी है, देखना उस लड़की को पाने के लिए ज़रूर उसे लाएगा वापस। और फिर रेस्टोरेंट के पेपर भी हुरुलैन के नाम पर होंगे, जिसे मैं बहुत आसानी से अपने नाम करवा लूँगा। फाइल बंद करते ग्लासेस उतार कर वो आसिया बेगम के चेहरे को देखने लगे। आपने कहा था फिर दोनों का तलाक करवा देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं भतीजी पर तरस आकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दे? जानते हैं कैसी हालत में आई थी लौट कर। गुस्से से आसिया बेगम उठकर बैठ गई। याद है, क्यों गुस्सा कर रही हो? पहले उसे आने तो दो, निकाह के बाद तलाक भी करवा देंगे। कमाल साहब ने अपनी बीवी को गुस्से में देखते हुए उन्हें वापस तकिए पर लेटाते हुए बोले तो सुस्त सांस लेकर आसिया बेगम आंखें मूंद गई। कमाल साहब वापस अपनी फाइल की जाने मुतवज्जा हुए। बेड पर बैठी वो अपनी कलाइयाँ देखने लगी, जहाँ दांत की सख्त पकड़ की वजह से चूड़ियाँ टूट कर गिरी थी वहाँ, और उसकी दूधिया कलाइयों पर सुख निशान पड़ गए थे। बहुत बुरे हो तुम दांत, आई हेट यू। वो तकिए में मुंह छुपा कर रो पड़ी। कितनी शिद्दत दिखाई थी उससे कि याद करते उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, बाहर में क्या हमारा रिश्ता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। चूड़ियाँ उतार कर फेंकते वो सिसकती हुई बोली। वो जूती हवा में फेंक कर बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई और पता नहीं कब उसकी आंख लगी उसे मालूम ना हुआ। आज जल्दी सोगी डार्लिंग? रूम का दरवाज़ा लॉक करते वो अंदर आकर अपने बेड पर कंफर्टर में लिपटे देखकर साइड टेबल पर मोबाइल खड़ी रखता, फिर अपना हंजर दराज में रखने लगा। आप ड्रेस लाए साहिर हमारे बेबी के लिए? साहिर आवाज़ पर हूर एकदम कंफर्टर दूर करती उठकर बोली। साहिर जो शर्ट उतार कर अपना नाइट ड्रेस निकाल रहा था, हमारे बेबी के लफ्ज़ पर ना समझते मुड़ा। भला उनका बेबी कहाँ से आया? पर झटका उसे तब लगा जब अपनी मासूम एन के सीने से लगे उस कुत्ते के बच्चे को देखा। एन, ये क्या है? मेरा बच्चा कहाँ से आया? वो भागकर उसके पास आया और कुत्ते को खींचकर नीचे फेंका कि वो हूर से अलग होने और अचानक नीचे फेंकने पर भाव भाव करने लगा। और साहिर उस कुत्ते पर कहर बरसाती नजरें डालकर अपनी एन के हाथ पांव गर्दन चेक करने लगा, कहीं उसे चोट तो नहीं पहुंचाई उसे। साहिर, मेरा बच्चा, क्या किया आपने उसके साथ? वो चीख कर साहिर के हाथ झटकती तड़प कर बोली। क्या कह रही हो? ये तुम्हारा बच्चा है? मैं मार ना दूं इसे? तुम कुत्ते को हमारा बच्चा कह रही हो? उसे नीचे उतरते देखकर साहिर उसके दोनों हाथ पकड़ता गुस्से से बोला। वो मेरा बच्चा है, आप हाथ तो लगाए, मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। वो चिल्लाई साहिर पर और वह हैरत से उसके चेहरे को देखने लगा। इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी कि उसके हाथ तोड़ने पर उतर आई थी। साहिर ने गुस्से से हूर के करीब आने के लिए मचलते उस कुत्ते को लात से दूर रखा। अब अगर तुमने इसे अपना बच्चा कहा तो मैं इसको अपने हाथों से मार दूंगा। साहिर गुस्से भरी आंखों से दाड़ा एक पल को हुरुलैन सहम गई। और अगर आपने मुझे मेरा पपी वापस ना दिया तो मैं कहीं चली जाऊंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी, बाहर झूले में सो जाऊंगी, फिर भले ही भूत मुझे खा जाए। वो कहती हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। देखो देखो रो रहा है मेरा बच्चा, दो मुझे वापस साहिर। उसके सीने पर हाथ मारती रोते हुए जिद करने लगी। वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, किसने लाकर दिया है तुम्हें? बताओ मुझे। उसके बालों से पकड़कर कहते वो गुर्राया। मार दे मुझे, मारे, नहीं रहना मुझे जिंदा, कोई नहीं प्यार करता मुझे, हर कोई सिर्फ गुस्सा करता है।
उस मिस ने से कहा बेबी के लिए कपड़े ला दो, तो वो भी इंग्लिश में गालियां देने लगी। आपसे कहा तो आप भी मार रहे हैं, मेरा तो कोई नहीं है, सब सिर्फ मारने आते हैं। एक बार इंग्लिश सिखाकर फिर पढ़ाते नहीं है, और जो 2 लफ्ज़ सिखाए हैं वो भी किसी से ना कहूँ। जलते हैं सब मुझसे कि कहीं मैं भी तुम लोगों को इंग्लिश में जवाब न दे दूँ। वो सू करती रोती घुटनों में मुंह छुपा गई और सिसकती अपने पपी की भौं भौं सुनने लगी। साहिर खुद इस सूरत हाल से परेशान हो गया था। मेरा बच्चा, तुमसे किसी को प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं करता हूँ प्यार। वो उसे अपने हंसार में लेकर माथे पर रगड़ने लगा और हूर सर हिलाती उसके सीने के बालों पर बहती नाक रगड़ने लगी। झूठ मत बोले, नहीं करते प्यार, वरना मेरे पपी को मारने की बात नहीं करते आप। वो रूठी आवाज़ से बोली तो साहिर ने कालीन पर पड़े उस छोटे से फितने को देखा। दिल कर रहा था अभी उसे गोली मार दे, जिससे आते ही इतना फसाद फैला दिया था। करता हूँ एहन, बहुत करता हूँ। छोड़ो इस कुत्ते को, हम अपनी बातें करते हैं। इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। क्या पढ़ना है मेरे बच्चे को? उसे गाल साफ करते वो लालच देने लगा। हाँ, उसके बाद में करते हैं, पहले मेरा बेबी ला दो जल्दी। उसकी शेफ पर हाथ फेरते वो मुस्कुराकर बोले तो साहिर बेबस होकर गहरा सांस लेता रह गया। मत कहो इसे है ना बेबी, वरना इसका कुछ कर दूंगा कि वो आइंदा किसी की बीवी के करीब जाते हुए 100 बार सोचेगा। उसके गाल पर लप रखते वो जैसे मिन्नत करने लगा, वरना उसके दिमाग की रगें तनकर उसके सब की गवाही दे रही थी। शायर प्लीज, लाडलेपन से कहती वो उसके सीने पर बेसाख्ता अपनी लब रख गई और फिर उसे जैसे ही अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम मुझे पागल कर दोगी एन। साहिर लब भींच गया। पागल को भी भला पागल बना सकते हैं? वो खिलखिलाकर हंसी। दो नाप साहिर, कहाँ है पपी? वो सीधी लहजे में बोली तो साहिर ने उसे देखकर फिर कुत्ते को देखा। तुम इसे बोसा देती हो? उसका चेहरा ऊपर करते सख्ती से पूछा तो हुर ने अस्पात में सा हिलाया। तो फिर दफा करो इसे, नाम मत लेना आइंदा इसका, और बताओ किसने दिया है तुम्हें? वो उसे दूर करते जा रही भौं से पपी को पकड़कर उठ खड़ा हुआ। साहिर, पपी की भौं भौं पर वो तड़प कर बेड से उठी। बैठी रहो। वो धाड़ा के हूर बेसाख्ता वापस बैठी। किसने दिया है बताओ? एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर सर ऊंचा करते वो सर्द आवाज से पूछने लगा। हूर से सख्ती रोने लगी। उस मेस्त्री ने। वह हाथ उठाकर इशारा देने लगी और साहिर गुस्से से पागल होता उसे वहीं छोड़कर उस पप्पी को पाँव से पकड़कर बाहर निकला। उरुलैन रोती उसके इतने सख्त होने पर अफसोस करती कंफर्टर में घुस गई। उससे तय कर लिया था क्या वो उससे बात नहीं करेगी। जिस तरह वो नहीं माना और उसके बेबी को ले गया, वो भी नहीं मानेगी और उससे दूर रहेगी। मुस्कान। वो धाड़ता तेज से सीढ़ियाँ उतरता एक हाथ से शर्ट पहनता नीचे आया और पपी को नीचे फेंका। वो भौं भौं करता दूर हुआ। ये तो शुक्र था उसका फेंका बेरहम नहीं था। उसे एहतियात की थी उसे फेंकने में। मुस्कान। शर्ट के बटन बंद करते वो बेदाड़ा कि हुरुलैन सख्ती से मुट्ठियों में कंफर्टर को जकड़ती रह गई। क्या हुआ साहिर? रात के इस वक्त साहिर को लाउंज में धाड़ते देखकर आरिफ रूम से निकला आया। तुम्हारी बहन कहाँ है? उसकी कौन सी दुश्मनी है मुझसे या मरने की ख्वाहिशमंद है? साहिर ने गुस्से से आरिफ से पूछा। वो नासमझी से देखने लगा। क्यों, क्या किया फिर उसने? आरिफ परेशान हुआ। ये देखो क्या है और क्या किया है उसने। उसने आरिफ को उस कुत्ते की जाने मतवजा करने लगा। आरिफ ने हैरत से देखा तो सामने ही प्यारा सा सफ़ेद बालों वाला कुत्ता अपने हाथ पाँव को सुरख छोटी सी जुबान से चाट रहा था। कुत्ता है, खूबसूरत भी है, क्या किया उसने? आरिफ देखकर तारीफ किए बिना ना रह सका, जिस पर मजीद साहिर को तैश आया। तुम्हारी वो बहन लाई है इसे और मेरी बीवी को दिया है कि तुम्हारा बच्चा है, और वो जिद कर रही है कि उसे ये कुत्ता चाहिए और ये कमीना मज़े से उसके साथ चिपका हुआ है। जब जलिस गुस्से से वो दांत पीस कर बताने लगा। साहिर। आरिफ उसकी हालत पर कहका लगा उठा। यार कुत्ता है, देखो कितना प्यारा है, दे दो हुरुलैन को। अगर वो जिद कर रही है, शायद मुस्कान उसकी बोरियत की लाई होगी। देखा नहीं उस दिन खोलो का क्या हाल किया था, अब कम से कम मसरूफ तो रहेगी। आरिफ कहते हुए उस पपी को उठाकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तुम नहीं जानते, तुम्हारी बहन ने सिर्फ मुझे तंग करने के लिए दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो बुलाओ उसे। वो सिर्फ उसे बाहर निकालना चाहता था कि बाहर आए तो इस हरकत की वो उसे ऐसी सजा दे कि सारी जिंदगी याद रखे साइड से पंगा लेना क्या होता है। अपनी मुस्कुराहट रोकते मजीद इसरार करने से परहेज करते हुए मुस्कान के रूम की तरफ आया और दरवाज़ा नॉक करने लगा। पर जवाब निदारत। साहिर भी मुट्ठियाँ भींच कर पीछे खड़ा हो गया। शायद सो गई होगी।
आरिफ मुड़कर उसे देखा। तुम हटो पीछे। उसे सामने से उसे हटाकर लॉक दरवाजे पर 2-3 लातें मारी तो आरिफ को यकीन हो गया अब उसकी बहन नहीं बचेगी। पर शुक्र था वो रूम में नहीं थी। अलबत्ता खुली खिड़की पर चिट लगी थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज बीस्ट भाई? सदर के नीचे दांतों की नुमाइश करती इमोजी बना था। साई ने गुस्से से मसल दी चिट। आरिफ उसकी सुरंगत देखकर सर खुजाने लगा। मैं ज़रा इसे कुछ खिलाता हूँ, शायद भूख लग रही है इसे। वो कहता वहां से निकल गया और साई खामोश सा उसकी पुश को देखने लगा। कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिद करने का। पता नहीं क्या मिलता था उसे ऐसा करके। बहुत गलत कर गई हो भागकर। मुठियां भींच कर उससे सोचा। सुनो लड़के, इसे बाहर फेंक दो, चला जाएगा कहीं पर मेरे घर में, मुझे ये ना दिखे। रूम से बाहर निकलकर किचन में खड़े आरिफ से बोला और आरिफ को मालूम हो गया कि वो बहुत गुस्से में है। तभी खामोशी से सर हिला दिया। शायर कहर भरी नजर उस पपी पर डालकर वहां से निकला। उसे अभी भी नहीं भूल पा रहा था कि कैसे उसकी एन के सीने से लगा हुआ था और उसके पोज से भी लेता था। उसकी हिम्मत देखो, साई की एन से पोज से लेता था। गुस्से से उसने दरवाजे के करीब रखे डेकोरेशन पीस को हाथ मारकर नीचे फेंका। ठा की आवाज के साथ शीशे के सरे दूर दूर तक फैल गए। आलम, हद है यार। आरिफ का ना चाहते हुए भी कहका फिजा में गूंजा और साहिर गुस्से से देखकर अंदर रूम में बंद हो गया। उसके जाते ही आरिफ ने पपी को टेबल पर बिठाया और अपना मोबाइल निकाला। कहाँ हो तुम, और ये क्या हरकत की है? मिस्सी, अंदाजा है वो कितना गुस्से में है? क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करके? मुस्कान के कॉल ओके करने पर आरिफ गुस्से से शुरू हो गया। मजा आता है, जो इंसान दुनिया को डराता है उसे तंग करने चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। आरिफ के खामोश होने पर वो डीटो की तरह बगैर उसके गुस्से की परवाह किए कहका लगाती बोली। तुम तो मरोगी, साथ मुझे भी मरवाओगी। कहाँ हो इस वक्त? मैं इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। वो रूम में चला गया है। घड़ी में वक्त देखते हुए परेशानी से बोला। आज नहीं आ रही, हॉस्टल में हूँ दोस्त के साथ। कल साई के जाने के बाद आऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। उससे अपना प्रोग्राम बताते कॉल डिस्कनेक्ट की बगैर आरिफ की सुने। मरो सोतेली नागिन। ऊपर बढ़ाकर मोबाइल में एक नंबर ढूंढने लगा। सोनो गफूर, मुस्कान गर्ल्स हॉस्टल में है, ख्याल करना उसका। उससे अपने आदमी को कॉल करके बताया जो हमेशा मुस्कान को एहसास कराए बगैर उसके साथ होता था, मुख्तलिफ होलिये में। ठीक है, मैं भी करीब हूँ बॉस, आप बेफिक्र रहें। गफूर ने उससे मुतमईन किया। आरिफ ने मोबाइल वापस जेब में रखते पपी को उठाया और उसे साथ लेकर रूम में चला गया कि कल साहिर के जाने के बाद हुरुलैन को दे देगा और साहिर के लौटने से पहले ले लेगा। वो रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक करते मुड़ा तो नज़र सामने कंफर्टर में दबकी हुरुलैन पर गई। वो चलता हुआ वार्डरोब के करीब आया और नाइट ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। ये उसकी आदत थी बचपन से ही कि सोने से पहले नहा कर सोता था, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सर्दी में सिमी और उसकी माँ बहुत मिन्नतें करती थी कि ना नहाए, मगर उसकी आदत थी, कहाँ रहने वाला था। माँ का गुस्सा सिम्मी की मिन्नतें एक तरफ रखकर वो नहाने चला जाता। कभी कभी तो उसकी माँ रो पड़ती कि मेरा एक बेटा है, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा आलिम। और वो उन्हें यकीन दिलाता कि अम्मा मैं सारी ज़िंदगी आपकी और सिम्मी के साथ रहूँगा। पर शायद किस्मत को ना मंजूर था। उससे ज़िंदगी तो गुजारी पर अकेले सिसकते तड़पते। सिम्मी कहती थी कि बीवी आएगी तो हमें भूल जाओगे, जानती हूँ। कहाँ याद रहेगा कि सिम्मी कौन अम्मा कौन। पर अब वो उन्हें कैसे बताता कि देखो बीवी है पर तुम और अम्मा नहीं हो। कहती मुझे थी पर अकेले खुद कर गई। वो उससे कह रहा था देखो सिम्मी, तुम्हारा कहा गलत हुआ, मेरे पास बीवी है पर तुम दोनों अभी भी दिल में बसी हो। बाहर की ठा की आवाज़ पर हुरुलैन ने सख्ती से कंफर्टर को जकड़ लिया और कदमों की चाप पर वो सांस रोक गई जैसे गहरी नींद में हो। मैं आपसे जरा भी बात नहीं करूंगी साहिर। आंखें मीचकर सोने की कोशिश करती वो उससे हैद करने लगी। सच में बहुत ही बुरे हैं आप। कभी की याद आने पर वो भर आई आवाज़ से बोली कि बाथरूम के दरवाज़ा खुलने पर वो आंखें मूंद गई। साहिर बाहर निकलकर बालों को तौलिए से रगड़ता उसे ही देख रहा था जो बार बार आंखें को खिसक रही थी। तौलिया हैंग करते वो अपनी सफ़ेद शर्ट के पासों फोल्ड करते बेड पर बैठा। वो शर्ट के बटन बंद कर रहा था कि पीछे डरहाम की आवाज़ पर एकदम पलटा तो बेड से हुरुलैन को गायब देखा। हुरुलैन जो उसके बैठने पर मजीद आगे खिसकी थी, कंफर्टर समेत धड़ाम से बेड से नीचे गिरी कि उसके मुंह से आ निकली। एन मेरी जान। वो तड़प कर उसकी तरफ भागा। तुम ठीक हो मेरा बच्चा? रोती हुई हुरुलैन के मुंह से कंफर्टर हटाकर वो उसके चेहरा हाथों के प्याले में भरकर फिक्रमंदी से बोला। नहीं देख रहे, इतनी जोर से गिरी हूँ, अभी भी पूछ रहे हैं ठीक हूँ।
अपना चेहरा झटकती वो चीखी, बस बस। पुचकारा और उसे वापस बेड पर बिठाया और अपना सर सहलाती कमर पर लगी चोट पर रोने लगी। तुम्हें किसने कहा था सोते हुए यूं भागती जाओ? वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। हुरुलैन को मजीद गुस्सा आया। कहाँ लगी है चोट, दिखाओ। उसके बालों को अलग करते सर को दिखने लगा जहाँ हल्का सा सुर्ख निशान पड़ गया था। साई ने मोहब्बत से उस पर अपने लब रख लिए और उसे अपने सीने से लगा लिया। रोते नहीं है डार्लिंग? उसकी कमर से लाते बोला। हूर ने रोते हुए मुंह बनाया। तो क्या करते हैं, चोट लगने पर बता दे, वो मैं करूं। अब अपनी जिंदगी तो जीने से रही। वो तर्क लहजे में नागवारी से बोली। साई ने उसके सुर्ख चेहरे को देखा। तुम्हें बेबी चाहिए? उसका चेहरा ऊपर करते संजीदगी से पूछने लगा कि हूर सर हिलाने लगी। सायर मुस्कुरा दिया। गुड, मुझे भी चाहिए। वो कहता हुआ उससे करीब आया। नहीं सायर। वो डर से एकदम पीछे हुई। क्या नहीं मेरा बच्चा? उसे बेड पर लिटाकर बाल संवारते पूछने लगा कि हूर की टांगें कांपने लगी। मुझे नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे दूर करने लगी और सायर उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर कहका लगा उठा। क्यों मेरी जान, अभी तो तुम कह रही थी हाँ। सायर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर तकिए से लगाए। हुरुलैन की हालत बुरी हो गई। मैं नहीं कहूँगी तो प्लीज़। उसकी सांसें खुद पर महसूस करते वो भराई आवाज़ से बोली। पर मैं तो कह रहा हूँ। उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते वो मुस्कुराया। मुझे कमर में दर्द हो रहा है, वो कहती हुई रो पड़ी। सायर मजाक छोड़कर संजीदा होकर उसके चेहरे पर असियत के साए देखकर। श्श, एन मजाक कर रहा था, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? उसके चेहरे को साफ करते वो मोहब्बत से कहने लगा और उसके नफी करने के बावजूद उसे मुंह के बल डालकर उसकी शर्ट पीछे से खिसकाई तो लब खींच कर रह गया। उसकी पीठ पर जगह जगह सिगरेट से जलाए देखे निशान थे और पीठ ही नहीं, वो जानता था वो पूरी जख्मों से चूर है। सफ़ेद स्किन पर काले गहरे कट के साथ हंटर से मारने के निशान थे उसके पोर पोर पर। गर्भ असियत से साय ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर निशानों पर रखी तो वो चीख उठी। मम्मा। उससे मुट्ठियों में बेड को जकड़ लिया। हालांकि जख्म अब निशान रह गए थे। क्या फ़र्क था दोनों में। एक हैवान बन गया तो वो बिखर गई, टूट फूट गई। एक ही कश्ती के सवार थे दोनों। साइड ने खींचकर उसके रोते बिलखते वजूद को सीने में छुपाया। उसके जिस्म पर भी तो ऐसे ही निशान थे, पर उसे हैवान बनाने के लिए और इस मासूम को अपने हवस का निशाना बनाने के लिए। पापा। वो उसकी बाहों में मचल रही थी, उसके जिस्म से आग निकल रही थी और उसे शायद खुद से लगाए होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था। एन। उससे झंझोड़ कर उसे होश की दुनिया में लाया और दहाड़ा कि वो सहम कर खामोश हो गई। तुम मेरे पास हो एन, आलम के पास। उसके भीगी गाल साफ करते चिपके बालों को पीछे कर रहा था और वो आंखें झपकती अपने हवास बहाल कर रही थी। साहिर। डरते डरते उससे पुकारा, कहीं वो ख्वाब तो नहीं, कहीं वो सच में उस जहन्नुम में तो नहीं। हम्म। सूख लहूलुहान होती आंखें मूंद कर उसके गाल से अपने निशानों वाले गाल को लगाया, जैसे बता रहा हो देखो मैं भी पूरा लहूलुहान हूँ। पर हूर अपने आवाज़ों में कहाँ थी। पूरी तरह जो उसके इशारे को सब महसूस करती, वो खामोशी से उसके सीने में छुपी हुई थी, एक डरी सहमी बच्चे की तरह। कहाँ गया पपी, कहाँ गई सिद्ध, सब कुछ अपने अजीतों के तले दब गए थे। साई रास्ता से उसके लरसे वजूद को बाहों में उठ भर कर बेड पर लेटा। मैं छुपी हुई हूँ साहिर। आलम। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़े उसमें मुंह छुपाए वो पूछने लगी। साहिर मुस्कुरा दिया उसके पूरा नाम लेने पर। तुम सबके सामने हो एन, सब जानते हैं एन आलम के पास है, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें सिर्फ सोचने की। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सर लहजे में कह रहा था। सब जानते हैं। वो डर गई और कुछ मसीह छुपने की कोशिश करने लगी। साई ने उसकी जानिब करवट ली और उसका भीगा चेहरा ऊपर किया। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? उसके माथे पर लब रखते वो बोला तो होड़ सर हिलाने लगी। तुम्हारी बहन का निकाह हो गया है दाऊद के साथ। उसकी इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी वो सर हिलाने लगी जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रही हो। और साई जानता था सुबह जब रिलैक्स होगी तो इस बात को सोचकर उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। कहाँ। उसे उठता महसूस करती और उलैन फिर घबरा कर उठ बैठी। कंफर्टर उठा लो मेरा बच्चा। वो कहता घूमकर दूसरी तरफ कंफर्टर उठाने लगा और उसे बेड पर रखकर वापस उसके पास आकर उसे अपने आगोश में लेकर लेट गया।
अपने और उसके ऊपर कंफर्टर ठीक करते। वो एएसपी नईम से बात कर रहा था कि उसके लॉक डोर पर मासूम दस्तक हुई। उसने ताज्जुब से देखा। रात के 12 बज रहे थे। वो इस वक्त क्यों जाग रही थी? बात मुख्तसर करते उसे मोबाइल साइड टेबल पर रखा और शर्ट ठीक करता दरवाजे पर आया। फेरी, क्या बात है? वो सामने छोटी सी मुस्कान को खड़ा देखकर परेशान सा पूछने लगा, दोस्त मुझे नींद नहीं आ रही, अकेले आपके साथ सो जाऊं? बुरहान का हाथ पकड़कर वो इल्तिजा करने लगी, पर बुरहान की नज़रें उसके गाल पर टिकी थी, जहां मीठे मीठे आंसू के निशान थे। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? उसे अंदर आने की इजाज़त देते हुए वो दरवाज़ा बंद करते खोया हुआ। अम्मा पापा की याद आ रही है। उसके आंसू बह निकले। आओ दोस्त, तुम्हें एक फेरी की कहानी सुनाएगा। उसे उठाकर बेड पर लिटा दे दूसरी तरफ उदाया और कोहनी के बल लेटकर मुस्कुराते बोला, सच बाबा भी सुनाते थे कहानियाँ। जब मैं रात को डर कर उठ जाती थी तो पापा मुझे कहानी सुनाते थे और मैं जल्दी सो जाती थी। दोनों हाथों पर सर रखते हुए मुस्कुराती हुई बोली। तो बुरहान ने उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसे अपनी टूटी फूटी बनी बनाई कहानी सुनाने लगा कि फेरी बेसारी से सुनती आखिरकार थक कर आंखें मूंद गई। क्या करती, कितना सुनती, कि स्कूल जाती घर आती, स्कूल जाती घर आती, स्कूल से फिर घर जाती, घर से फिर स्कूल जाती। दोस्त बस करे, मुझे नहीं सुननी। वो छोटे हाथ जोड़कर बुरहान से मिन्नत करती बोली, तो आंखें सुखेड़ कर देखने लगा। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी कहानी? बुरहान उसके बेसार चेहरे को देखते पूछने लगा, नहीं बस फेरी आते जाते थक गई। वो अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर तंजी अंदाज में बोली कि बेसाख्ता बुरहान का कहका लग पड़ा। मेरी जान। उससे हंसते झुककर उसके माथे पर लब रखे तो मुस्कान भी हंसने लगी और फिर कुछ ही देर में हंसी मुस्कुराती वो सो गई। बुरहान ने मुस्कुराते हुए खुद भी आंखें मूंद ली। तुमने अपने आदमी को मारा बीस्ट? लाउंज में सोफे पर बैठे टांग पर टांग चढ़ाए सगार के गहरे कश लेते ब्लैक किंग ने सामने बैठे साहिर आलम से गुस्से में पूछा। हाँ। वो लापरवाह सा बोला। क्यों? उस तो वाइफ के लिए। अगर तुम कहते मैं तुम्हारे सामने लड़कियों की लाइन लगा देता। अपने आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? किंग को उसकी बेरहमी अपने ही आदमियों पर पसंद नहीं आई। कल उसके सामने अपने आदमी की लाश को लाया गया था तो उसके चेहरे को देखकर वो भी मुंह फेर गया। बिल्कुल दीवार में मारकर कुचल डाला था। क्या उसका एक वार काफ़ी नहीं था किसी की जान लेने के लिए? जितनी बेरहमी दिखाते उससे इतने वार किए थे उस पर। मुझे औरतों की जरूरत नहीं किंग। मैं नफ्स का गुलाम नहीं हूँ। मुझे उसने भाई कहा था। साई नागावारी से कहते वजह बताने लगा और एक पल को तो भाई लफ्ज उसके मुंह से सुनते किंग हैरान हुआ और फिर दूसरे ही पल एक जोरदार कहकर मारा। तुम्हें भाई कहा? कहाँ है वो? अचानक ही किंग दहाड़ा कि दर और दीवार हिल उठे। वो थी कौन जिसने उस हैवान में जज्बात का बीज डाला, उसकी बरसों की मेहनत को एक लफ्ज से पानी में मिला दिया। मेरे पास हैं दोनों। साई नागावारी से उसकी धाड़ को सुनते आखिर में बोला। मुझे दोनों की लाश चाहिए बीस्ट, टुकड़ों में बटी हुई। किंग खूंखार होकर उठा। नामुमकिन है, किसी दूसरे की बोलो। साई पहली बार इनकार करता खड़ा हुआ किंग को शस्त्र छोड़कर। बीस्ट। ब्लैक किंग के धाड़ने पर उस पर कोई असर न हुआ। ये तो सब उसकी सिखाई बेहसी थी, पर वो लड़की, उससे तो उसे जज्बात दिए थे। तुम मुझे इनकार कर रहे हो? ब्लैक किंग ने अपनी तरफ उंगली करके उसकी पूरी सुर्ख आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी। मैंने इनकार नहीं किया, किसी दूसरे की लाश का बोलो। साई को अब गुस्सा आने लगा और उसकी पूरी आंखें सुर्ख होने लगी। टुकड़ों में नहीं, जरों में ला कर दूंगा, पर वो दोनों नहीं, भूल जाए उन्हें। दरश्तगी से कहते साई ने किंग को घूरा, कैसे अब जिद की तो मुझ पर भरोसा मत करना, कुछ भी कर दूंगा। ब्लैक किंग गुस्सा सब करते शिकार के गहरे कश लेते साई के चेहरे को देखने लगा। लोगों को इश्क पागल बनाता है और उसे भाई लफ्ज होश में ला रहा था। छोड़ने वाला नहीं था वो उस लड़की को जिससे उसके बीच में जज्बात डाले थे। बैठ जाओ। खुद बैठते उसे भी बैठने का इशारा किया। साहिर अभी बैठा ही था कि पीछे से अचानक ही ब्लैक किंग के इशारे पर उसके सर पर वार हुआ। एक के बाद दूसरा, तीसरा। वो धाड़ के किसी जंगली जानवर की तरह उठा और पीछे मुड़ा, पर उससे पहले कि अभी उस आदमी तक पहुंचता कि लहरा कर नीचे गिरा। ले जाओ इसे। गुस्से से उसके चौड़े वजूद को जमीन पर देखते वो अपने आदमियों से बोला, जो डरते डरते उससे करीब आ रहे थे, एक दूसरे को देखते। उठाओ। थूक निकलते हुए एक आदमी दूसरे से बोला, तो झुककर उसे उठाने के लिए चार ही साथ झुके। ब्लैक किंग दिलचस्पी से देख रहा था अपने बनाए जानवर को। हाँ, उससे इंसान को
इस जानवर बना दिया था। बेरहम, बेहिस, हैवान, जज्बातों से आरी जानवर, जो सिर्फ इतना जानता था, ब्लैक किंग की रुकावट को ख़त्म करना, उसका रास्ता साफ करना, लोगों में अपनी हैवानियत से खौफ व दहशत फैलाना। पर आज आज वो भाई लफ्ज़ सुनते अपनी आंखें दिखाने लगा था, अपनी असलियत भूल रहा था, जो याद दिलानी ज़रूरी थी। उन चारों को उसे उठाना था कि उससे अपनी भूरी लहू आंखें खोली तो वो तीनों की सहमी खौफसदा आंखों से टकराई। द बीस्ट। सब थूक निकलकर उसके हाथ पांव छोड़ गए, पर उन्होंने बड़ी गलती कर ली थी उस पर वार करने की। क्या वो बच्चों जैसे वार करने से मर सकता था या बेहोश होता? लेटे लेटे ही उससे अपने पाँव और हाथ का इस्तेमाल करते दो को नीचे गिराया और उनकी दिल दहला देने वाली चीखों को नज़रअंदाज करते उनके गले पर खंजर की नोक रखी और ज़रा सा दबाव देते उनकी पिचकारी सीधा उसके मुंह में लगी और वो आदमी मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़पता साकित हो गया। पर उसका हाथ ना रुका और देखते देखते ब्लैक किंग के सामने वो फर्श उन चारों के टुकड़ों और खून से भर गया। साथ ही वो भी लथपथ खून में बैठा था। बस। मुंह आसीन से साफ करते वो ब्लैक किंग के सामने खड़ा होता पूछने लगा। अपनी पहचान मत भूलो। बीस्ट हो, इंसान बनने की कोशिश मत करो। इंसान को तुम्हारे बाप ने मार दिया, ये मेरा बीस्ट है, मैंने बनाया है तुम्हें। वो गुर्राया, साहिर खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था। हाँ, उसके बाप ने तो इंसान को मार दिया था, हैवान को तो उससे जन्म दिया था। जाओ अब। ब्लैक किंग ने कहते हुए उसे जाने का इशारा किया और सर झुकाकर लंबे लंबे कदम बढ़ता वहां से चला गया। यहाँ आओ करीम। सामने खड़े अपने हाथ आदमी को पुकारते वो पुरसोच सा साहिर की पूछ को देखने लगा। जमान कहाँ है? सामने मोतिफ खड़े करीम से पूछा, जो मुलाजमों को फर्श साफ करने का हुक्म देते। अब उसकी जानिब मोतिफ खड़ा था हुक्म के लिए। जमान कराची में है। उड़ी उड़ी खबर मिली है कि कोई लड़की है ब्लाइंड ब्यूटी, उसके पीछे है, आजकल शादी करना चाहता है उससे। वो झुककर उसे बताने लगा। ब्लाइंड ब्यूटी? ब्लैक किंग बड़बड़ाया। नाम तो यूनिक है, क्या वो ब्यूटी भी यूनिक है? मकरू मुस्कुराहट से उससे करीम को देखा। हुक्म करें, उससे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। करीम मुस्कुराते सर हिलाकर बोला। नहीं, रहने दो जमान के पास, पर उससे कहो कि अगर माल को कुछ हुआ तो इस शादी के ख्वाब बर्बादी में तब्दील हो जाएंगे। वो सोचते हुए बोला। और कोई हुक्म? इस बात में सर हिलाते कहा। 20 के पास से उस दो वाइफ और उसके भाई को लाओ मेरे पास। वो कहते उठ खड़े हुए और जाने लगे तो करीम हुक्म आका समझते सर हिलाया।